गुड मॉर्निंग दोस्तों, द वीरपर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 8 का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो आज हम लोग जो कि अध्याय 9 पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। शुरू करते हैं। यहाँ चित्र 1 है दिया गया, देखिए, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस से गोले छोड़ती पुलिस का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों के विकास। इन सब के बारे में हमने पिछले अध्यायों में पढ़ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे अध्यायों को आपने पढ़ लिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है राष्ट्रवाद का उदय। उपयुक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और इस किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। जब इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। ठीक है। यह चेतना यानी कि यह जागरूकता 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। तो जब 1850 के बाद राजनीतिक संगठन बनने लगे तो लोगों में जागरूकता पैदा हुई। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि 1870 और 1880 के दशक में जो राजनीतिक संगठन बने थे उससे लोगों में चेतना और गहरी सोच हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादा संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो ये सारे क्या थे? एक संगठन के रूप में सामने आए। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों का या सबके लिए, सर्व यानी सभी जनिक लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। तो ये जो संगठन काम कर रहे थे उसमें जो लोग शामिल थे, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, ये सभी व्यक्ति अपने संगठन को यही बताते थे कि जो उनका लक्ष्य है वह भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। इसके जरिए वह यह बताना चाहते थे कि उनका जो लक्ष्य है वह किसी खास इलाके के लिए नहीं है, किसी समुदाय के लिए नहीं है या किसी वर्ग के लिए यह लक्ष्य नहीं है। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। तो संप्रभु क्या होता है देख लेते हैं। बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता।
तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि संप्रभु क्या होता है। बिना किसी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की जो क्षमता होती है उसे संप्रभु कहते हैं। तो संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो संगठन की यह धारणा थी कि जो भारतीय जनता है उनको अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। तो 1870 और 1880 के दशक तक आते आते जो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था वह ज़्यादा गहरा होता गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बात है 1878 की। क्या हुआ कि 1878 में आर्म्स एक्ट आया। तो उसमें क्या हुआ, क्या बताया गया है, आइए देखते हैं कि इसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो आर्म्स एक्ट में यही बताया गया है कि भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते। उसी साल, जिस साल 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया गया था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है। इसमें अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छापी गई है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेती थी। अगला है कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। जैसे 1878 में आर्म्स एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 1883 में, जो कि इल्बर्ट बिल लागू किया गया। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इल्बर्ट बिल को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इल्बर्ट बिल में क्या लागू किया गया था। इसमें यही बताया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है वह ब्रिटिश व्यक्ति पर भी मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो अंग्रेज थे, यह इसका विरोध कर रहे थे, जिससे बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया और बहुत हंगामा हुआ इसकी वजह से। ठीक है, आगे है कि पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। तो जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनके लिए एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से महसूस की जा रही थी, जिससे क्या हुआ कि परंतु इल्बर्ट बिल ने इस चाह को और गहरा कर दिया। तो 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखते हैं कि संगठन के प्रारंभिक जो नेता थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य लोग जैसे बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। जो नौरोजी थे वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो नौरोजी क्या थे? पहले व्यवसायी और प्रचारक थे, लेकिन वो लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए वो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन भी किया। सेवानिवृत्त
ब्रिटिश अफसर ए.यू. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की, जिससे यह जो व्यक्ति हैं ए.यू. ह्यूम, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। अब हम पढ़ेंगे कि प्रचारक के बारे में। तो सब प्रचारक क्या होता है देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रचारक कहते हैं। यहाँ स्रोत एक दिया गया है, इसे देख लेते हैं। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? तो पढ़ते हैं। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा। तो द इंडियन मिरर नामक अखबार है, जो कि क्या लिखा गया था पढ़ते हैं कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। इसमें बताया गया है कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्रक है और हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था। तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में जो कि अध्यक्ष थे, उस हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कुछ वाक्य कहा है, देखते हैं। यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। तो यहाँ चित्र 2 दिए गए हैं, जो कि दादा भाई नौरोजी का चित्र है। नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासक के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उभरता हुआ राष्ट्र। तो पढ़ते हैं। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। तो स्टार्टिंग के 20 साल जो थे कांग्रेस के, वह मध्यमार्गी रास्ते पर चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ठीक है। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। तो जो शासन व्यवस्था के तहत भारतीयकरण की जो मांग चल रही थी, वह नस्लवाद के खिलाफ ही चल रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आंदोलन का एक हिस्सा था वह इसी पर चल रहा था, क्योंकि जो महत्वपूर्ण नौकरियां मिल रही थी, जो ऊंचे पोस्ट वाली नौकरियां मिल रही थी, वह अंग्रेजों को ही मिल रही थी, उन्हीं पर उनका कब्जा होता था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए सकते, यानी कि ऊंचे पोस्ट पर उन्हें नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। इसलिए वह भारतीयों को ऊंचे पोस्ट पर नहीं रखते थे। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तो जो आर्म्स एक्ट आया था, उसके लिए भारतीयों ने आवाज़ उठाई कि यह निरस्त किया जाए और जो अभिव्यक्ति है, बोलने की स्वतंत्रता है, उसे प्रदान की जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो रहे हैं, यानी जो काश्तकार है, जमींदार हैं, वह क्या हो रहे हैं, वह मतलब कि विपन्न का अर्थ होता है कि वह गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि संपन्न का जो
विलोम शब्द होता है वह विपन्न होता है। तो जो बढ़ते लगान की वजह से जो काश्तकार हैं, जो जमींदार है, वह एक कष्टमयी जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब लगान ज़्यादा होगी तो जमींदार की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ेगी और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। अब क्या हुआ, अनाजों की जो भारी निर्यात थी उसकी वजह से खाद्य पदार्थों में भी कमी आने लगी। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव व भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। तो आपने पीछे के अध्याय में सारे चीज़ पढ़े हैं, जो कि यहाँ पे उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस उस समय जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसके विरोध में थी, आवाज़ उठा रही थी कि उनके साथ गलत ना हो। यहाँ निरस्त करना का अर्थ दिया गया है। देखते हैं, किसी कानून को संपन्न करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना निरस्त होता है। यहाँ स्रोत 2 दिया गया है जो कि सोने की चाह में है। डिंसा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा है। तो देखते हैं कि वह वक्तव्य क्या है। आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उनका कहना है कि जो फिरोज शाह हैं वह आजकल अपने निजी कामों में बहुत व्यस्त हैं। वे लोग पहले से ही काफ़ी अमीर हैं। तिलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल सही है, अगर व्यक्ति सोया ही रहेगा तो देश की प्रगति नहीं होगी। व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा जिससे देश की प्रगति को आगे बढ़ा सके। आगे हम पढ़ते हैं कि मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहती थी। तो जो मध्यमार्गी नेता थे वह ब्रिटिश शासन के जो अन्यायपूर्ण चरित्र थे उससे अवगत कराना चाहती थी। उन्होंने अखबार निकाले। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। इन सब के जरिए मध्यमार्गी नेता भारतीयों को यह बताना चाह रही थी कि वह ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र को देखे और उसे समझे। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। तो अभी भी उनको यही लग रहा है कि जो अंग्रेज है वह स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। अगला शीर्षक है हमारा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि ये है जो वाक्य है तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। बात है 1890 के दशक की। 90 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। तो अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए हैं। अंग्रेजों, उनको लगता है कि अंग्रेज उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो बंगाल और पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। तो आपने इनका नाम सुना होगा, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जो कि लाल बाल पाल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये गरम दल के नेता थे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के जो संगठन बनाई गई थी उसमें ये लोग सदस्य थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेज इनकी मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे तो इन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया, जो कि एक गरम दल के नाम से इन्हें जाना जाता है। और
जो उसी पार्टी में रहे उनको नरम दल के नेता के नाम से जाना जाता था, जो कि उदारवादी नेता थे। वह उदारवादी यानी कि उदार तरीके से अपनी बात को मनाना चाहते थे, लेकिन जो गर्म पार्टी थी वह एक परिवर्तनवादी उद्देश्य के रूप में काम करती थी। वह आमूल परिवर्तन चाहती थी। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। तो जो गर्म दल के लोग थे यानी कि लाल बाल पाल, ऐसे व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि जो निवेदन की राजनीति है जो कि नरम दल अपनाते थे, उन्होंने उनके लिए यानी कि निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। तो उनका यही कहना था कि उन्होंने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। तो लाल बाल पाल यानी कि गर्म दल के जो पार्टी थे, जो नेता थे, उनका यही कहना था कि सरकारों के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया जो कि है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है, इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे 1905 में। तो 1905 में क्या होता है, पढ़ते हैं। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। तो उस समय जो बंगाल था वह ब्रिटिश प्रांत का सबसे बड़ा प्रांत होता था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल के हिस्से थे, जो कि अब अलग हो गए हैं। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक के अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। उन्होंने 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया अपने फायदे के लिए किया। उन्होंने यह बात बताकर बंगाल का विभाजन किया कि उन्होंने कहा कि वह प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना चाहते हैं। तो उनका यही कहना था कि हम बंगाल का बंटवारा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि प्रशासनिक सुविधा हो, यानी कि प्रशासन अच्छे तरीके से चल सके। लेकिन बात यह थी कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा होना चाहिए, इसी फायदे से वह बंगाल का बंटवारा करना चाहते थे। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग कर असम में मिला दिया। तो सरकार ने किस तरह बंगाल का विभाजन किया? उन्होंने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी इलाकों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, यानी कि फूट डालो राज करे के तरीके से वह काम कर रहे थे। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। तो अब क्या हुआ कि सभी लोगों ने इसका विरोध किया। बंगाल विभाजन से जो मध्यमार्गी पार्टी के थे, जो आमूल परिवर्तनवादी यानी कि जो नरम दल वाले थे, गर्म दल वाले थे, और जो कांग्रेस के सभी लोग थे, इन सभी ने इसका विरोध किया। सभी जनसभाओं का आयोजन किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो संघर्ष चले उससे एक नया आंदोलन उभर कर सामने आया, जो कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप याद रखेंगे, यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यहाँ आगे
चित्र 3 जो कि बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाली मराठी अखबार जो कि केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। तो जो केसरी नामक पत्रिका है, जो अखबार है, जो कि मराठी भाषा में छापा गया था, यह ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक के रूप में सामने आया। यहाँ चित्र 4 दिया गया है जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल होने लगे। इनका चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज्य के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक हो गए थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 के मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो बात है 1906 की। जो मुस्लिम जमींदार थे, नवाब थे, उन्होंने एक समूह के रूप में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। अब लीग ने क्या किया कि बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और यह मांग 1909 में सरकार ने मान भी ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो राजनेता थे उनमें जो अपने अपने धार्मिक समूह हैं, धार्मिक समूह के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच भी पैदा हो गया। अब क्या हुआ कि अब बात करेंगे 1907 की। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया। तो जब संगठन टूट गया उसके बाद जो कांग्रेस पर मध्यम मार्गी लोग थे उनका दबदबा बन गया, जबकि जो तिलक जैसे व्यक्ति थे जो कि गरम दल पार्टी से आते थे, उनके अनुयायी बाहर से काम करने लगे। बात है दिसंबर 1915 की। दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल यानी कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ जिस पर दस्तखत किया गया और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। तो आपको लगता होगा कि यह जो चैप्टर है हम आपको शब्दशः पढ़ाते हुए चल रहे हैं, लेकिन ये जो इतिहास का चैप्टर है वह एक कहानी की तरह है। तो हम इसे एक कहानी की तरह पढ़ते हुए चलेंगे और जहाँ मुझे लगेगा कि आपको समझाना चाहिए मैं वहाँ आपको समझाती रहूँगी। देखते हैं चित्र 5 जो कि लाला लाजपत राय का चित्र है। लाला लाजपत राय बंगाल के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य भी रहे। ठीक, आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्रांतिकारी हिंसा के बारे में। अभी हमने इसके पहले क्रांतिकारी हिंसा के बारे में पढ़ा है, तो देख लेते हैं ये होता क्या है। समाज में आमूल परिवर्तन लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। तो समाज में बदलाव लाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना। परिषद क्या है? प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित सदस्य, तो परिषद कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। तो 1919 के बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे वह धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस
कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों? तो आगे हम पढ़ेंगे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। तो युद्ध से आप जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो मुश्किलें किसकी बढ़ती है? आम जनता की बढ़ने लगती हैं। तो पढ़ेंगे दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जहां एक तरफ जनता की मुश्किल बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर जो व्यावसायिक समूह थे युद्ध की वजह से उन्हें मुनाफा आ रहा था। तो युद्ध के दौरान वह मुनाफा में चल रहे थे, यानी कि वो मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन वहीं जो जनता है वह मुश्किल से जूझ रही थी। जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयातों में कमी ला दी थी। तो हमने अध्याय 7 में पढ़ा था इन सब के बारे में कि जब युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो कैसे औद्योगिक वस्तुएं हैं उसकी मांग बढ़ रही थी, जिससे मुनाफा किसको हो रहा था? व्यावसायिक समूह के लोगों को। ठीक है। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। इस तरह युद्ध के समय क्या हुआ? जो भारतीय उद्योग थे उसका विस्तार होने लगा और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगी। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? युद्ध से क्या हुआ कि सेना में कमी आने लगी, तो अंग्रेज क्या हुआ कि सेना बढ़ाने के लिए विवश हो गए। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डालने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों से युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही थी। तो युद्ध के दौरान जिन व्यक्तियों को सिपाही में भर्ती किया जा रहा था और जब वह युद्ध के लिए दूसरे देशों में जा रहे थे, तो उससे वहाँ पे उन्हें क्या मिल रहा था? एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण देखने को मिल रहा था कि कैसे साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। तो जो व्यक्ति दूसरे देशों से युद्ध के मोर्चे पर गए थे, वापस लौटने पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो औपनिवेशिक शासन के विरोध में होने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। इस क्रांति के चलते जो घटनाएं घट रही थी, इस घटना से किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो रूस की क्रांति के चलते जो घटनाएं घटी, उसके फलस्वरूप भारतीयों को भी एक राष्ट्रवादी के प्रति प्रेरणा मिली। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का आगमन। तो इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में, उस समय उनकी उम्र 46 वर्ष थी। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता भी थी और लोग उनका आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे देश का दौरा किया। तो जब महात्मा गांधी पहले साल भारत आए, उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए।
तो जब वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उसके बाद उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। उसके बाद जो उनका शुरुआती दौर था, जो शुरुआती प्रयास था, वह था चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन था, जो कि यह सफल भी रहा। यहाँ चित्र 6 देखेंगे, जो कि नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895 का है। 1895 अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। तो याद रखेंगे कि नटाल कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था? नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आगे। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। तो आगे हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो कानून आया था 1919 में, यह किस लिए आया था? इसमें यह अधिकार दिया गया था कि जो स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लाया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों को बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी और जिन्ना जैसे व्यक्ति थे, उन्होंने यह बताया कि सरकार के पास जो लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं उन पर नियंत्रण लगाने का यानी नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशतावादी बताया। तो रॉलेट एक्ट जो कानून आया था, उस कानून के जरिए उन्होंने क्या कहा कि यह शैतान की करतूत, निरंकुशवादी बताया था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचिका दिवस के रूप में मनाया जाए। तो गांधी जी ने आह्वान किया कि ये जो कानून आया है इसके विरोध के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचिका दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। आगे हम पढ़ेंगे क्या हुआ कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बात है 13 अप्रैल की, जो कि बैसाखी का समय था। तो बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इस दमन का हिस्सा था। तो इसे याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? जनरल डायर द्वारा किया गया था। इस जनसंहार पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो जनसंहार हुआ, इसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो नाइटहुड क्या होता है देख लेते हैं। ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तित्व, सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। तो नाइटहुड एक उपाधि है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। यहाँ चित्र 7 दिया गया है, जो कि वह परिसर वहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जलियांवाला बाग का चित्र है, जो कि जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवाई गई थी और लोग इस दीवार पर जो अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई है उस निशान को इशारा करते हुए दिखाया गया है।
तो इन दीवारों पर जो गोलियों के निशान पड़े हुए हैं उस निशानों को लोगों द्वारा दिखाया जा रहा है। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। तो इस सत्याग्रह के चलते क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमान के बीच एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया गया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि यानी कि हिंदू और मुसलमान की एकता बनी रहे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यहाँ स्रोत 3 दिया गया है, पढ़ लेते हैं। पीड़ा का चिरंतर सिद्धांत। अहिंसा से गांधी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का यह कहना था, प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। तो प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांतों को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके पास बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। तो वह उनका मानना यही था कि हिंसा वह चीज़ है कि आपके साथ कोई व्यक्ति बुरा करे तो भी आप उनके साथ अच्छा करने का व्यवहार करें। महात्मा गांधी, मार्च 1938। आगे हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा था वह इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। बात है 1920 की। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो कि खलीफा कहे जाते थे, पर बहुत सख्त संधि थोप दी। तो 1920 में अंग्रेजों ने क्या किया, जो तुर्की के सुल्तान थे उस पर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, याद रखेंगे कौन है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक, गांधी जी उनके आह्वान का समर्थन किया। तो गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और सी राजागोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार भी किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयातों पर भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। आगे हम देखते हैं लोगों की पहल कदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। तो जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश शासन का जो अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। तो देखते हैं, इसके पहले घेरेबंदी शब्द हम लोग पढ़ेंगे।
देखते हैं घेरेबंदी क्या होता है। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। ठीक है। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया। तो बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। तो उन्हें यह विश्वास था कि गांधी जी उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे महंत के बारे में। महंत क्या होता है? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। गैर कानूनी बेदखली क्या होता है? पट्टेदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। आगे सिंध, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। तो सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली दलों ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे जो भ्रष्ट महंत थे उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किए जाने लगा था। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि गांधी जी के जो कुछ सफल प्रयास थे, उस सफल प्रयासों के जरिए जनता में एक गांधी के प्रति यह उम्मीद जाग गई थी कि वह उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे अंग्रेज उनकी बात मान जाए। चित्र 8, जो कि महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि का चित्र दिखाया गया है। जनता से उपजी छवि में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने थे, मार्गदर्शक कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये स्वराज मंदिर का चित्र दिखाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे जनता के महात्मा। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, आगे हमने पढ़ा है, उससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी जी को जनता के महात्मा के रूप में आप जान सकते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों व गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। तो लोगों को यही लगता था कि गांधी जी उन्हें मुसीबतों से और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह लोगों के मन में एक उम्मीद थी कि वह उनकी गरीबी को दूर करेंगे, उनकी मुसीबत को दूर कर देंगे।
और उनके नाम का सहारा लेकर बहुत से सारे आंदोलन और विद्रोह किए। आगे स्रोत 4 है जो कि दिया गया, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गाँव में भी गांधी जी का नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं, उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे 1922 से 1929 की घटनाओं के बारे में। तो देखते हैं, महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलना सही समझते थे, तो वो अहिंसा के समर्थक थे। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरा चौरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। ठीक, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। ठीक, तो याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो पढ़ेंगे हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक, जिसे RSS के नाम से भी जाना है, की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, जो कि 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर यह कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो बात करें 1930 की, 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई। ठीक है, लेकिन हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में हम लोग क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस, जो कि हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम। आगे यहाँ चित्र 9 दिया गया है, जो कि चित्तरंजन दास का चित्र है। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय थे। यहाँ चित्र 10 दिया गया है, जो कि साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी
1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई प्रतिनिधि भारतीय नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत हुआ। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन का जो भारत में साइमन कमीशन आई थी उसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जो प्रतिनिधि थे वह सभी अंग्रेज थे, जो कि भारत के राजनीति के भविष्य के बारे में फैसला लेने की बात कही गई थी। लेकिन जिस देश के बारे में फैसला लेना है उसी देश का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है। इसी वजह से भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ और इसका बहिष्कार किया गया, जिससे जब साइमन कमीशन भारत आई तो प्रदर्शनकारियों ने उसका विरोध करते हुए नारा लगाया और वह नारा था, साइमन वापस जाओ। ठीक, आगे यहाँ दिया गया है, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, चित्र 11 भगत सिंह का चित्र है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। तो जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे वह मजदूरों किसानों की क्रांति चाहते थे। ठीक है, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि HSRA यह शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है, स्थापना की गई। तो इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में। आगे बात है कि 17 दिसंबर 1928 को आगे यह बताया गया है कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले, जिनका नाम है सैंडर्स नामक व्यक्ति, अफसर की हत्या की। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो सैंडर्स के द्वारा जो लाठीचार्ज करवाया गया था, जिसके फलस्वरूप लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इसका बदला लेने के लिए 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की। अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इसके बाद क्या बताया गया है कि भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो याद रखेंगे आप कि केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को, ठीक अगले साल। ठीक है, क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकारों को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है, यानी कि जागरूक कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु 23 साल थी। ठीक है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे जो महान व्यक्ति थे, इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। याद रखेंगे डेट आप, 23 मार्च 1931। आगे पढ़ेंगे दांडी मार्च के बारे में। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। तो बिल्कुल सही है, अंग्रेज इतनी आसानी से पूर्ण स्वराज नहीं देने वाले थे। इसके लिए जो लोग हैं उनको खुद लड़ाई में उतरना पड़ेगा। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का अधिकार होता था। तो उस समय नमक कर लगाया गया था और नमक के उत्पादन पर, बिक्री पर जो औपनिवेशिक सरकार थी उनका एकाधिकार
होता था उस पर। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित डांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा जो नमक था उसको इकट्ठा करके नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। चित्र जो कि 12 है, महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 मार्च 1930। आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, जो कि कर्नाटक की अंबाबाई के बारे में बताया गया है। तो पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिलाएं आंदोलन और स्वयं के लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी। तो अंग्रेजों को भी यह लगने लगा था कि अंग्रेजों को और भारतीय राष्ट्रवादियों को दोनों को यह लग रहा था कि जो महिलाओं की सहभागिता की वजह से राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत मिल रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुष के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ है, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। जैसे कर्नाटक की अंबिकाबाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उनका विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था और 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। तो सोच सकते हैं आप, 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई और उसके परिणामस्वरूप उन्होंने कितने सारे एक संघर्षमयी कार्य किए, जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने उड़ीसा में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन भी करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थक नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। तो स्टार्टिंग में महात्मा गांधी ने भी महिलाओं को शामिल होने के लिए विरोध किया था, यानी कि वह महिलाओं के समर्थन में नहीं थे। लेकिन सरोजिनी नायडू के कहने पर महात्मा गांधी ने महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया। ठीक, उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। तो आखिरकार क्या हुआ कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिका के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो सरकार ने यह कहा कि 1927 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया।
हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। तो सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान भी जो कांग्रेस के नेता थे वह ब्रिटेन के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि हिटलर के प्रति जो आलोचनात्मक रवैये थे उसकी वजह से। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो कांग्रेस अंग्रेज का साथ इसलिए दे रही थी कि वो भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उनका कहना था कि जब वे युद्ध जीत जाएंगे तब वह भारत को स्वतंत्र कर देंगे। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। सॉरी, हमने अलग हट के बताया है। तो कांग्रेस ने ब्रिटेन के युद्ध में मदद दी, यानी ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। चित्र 13 यहाँ पे दिया गया है, जो कि महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931 का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। 1920 के दशक की शुरुआती से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के दौरान मुख्य नेताओं में से एक थी। तो 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रही, जिनका नाम सरोजिनी नायडू है, वह दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला भी थी, जो कि 1925 में वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में वह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक, आगे स्रोत 5 दिया गया है, जो कि वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। इसके बारे में पढ़ते हैं। 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मार दिए गए। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हो गए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे, को फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। ठीक, तो आगे हमने पढ़ा था प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में। तो देख लेते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता क्या होता है। संघ के भीतर रहते हुए प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। तो संघ के भीतर रहते हुए जो प्रांत है उन प्रांतों को संघ के तुलना में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। यहाँ चित्र 14 दिया गया है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का चित्र है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। बोस और INA, तो ये सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। चित्र 15, समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी का सम्मान करते थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वह गांधी के आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वह गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया
और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चल रहे संघर्षों में हिस्सा लिया। ठीक, हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो और उसके बाद। तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। तो सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा है, उसी के तुरंत बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और अराजकता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिए गए। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने से मजबूर कर दिया। तो आखिर में क्या हुआ कि जनता ने इस विद्रोह से ब्रिटिश लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर पढ़ते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की, लेकिन जब मांग की थी उस प्रस्ताव में पाकिस्तान नाम का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? तो देखते हैं आगे। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। तो 1930 के दशक से ही जो लीग है वह मुसलमान और हिंदुओं को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा। तो यहाँ ऊपर पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ चित्र 16 दिया गया है जो कि मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942 का चित्र यहाँ पे दिया गया है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता में हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। चित्र 17 जो कि गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का चित्र यहाँ दिखाया गया है जो कि 1944 का। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। चित्र 18 जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। यहाँ चित्र 19 दिया गया है जो कि महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की। तो जिन्ना के बारे में भी दिया गया है। 1920 तक हिंदू और मुसलमान
एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका भी अदा की। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित भी किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। ठीक, आगे यहाँ चित्र 20 दिया गया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदायों के लिए कोई आरक्षण नहीं था, तो इसे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमान को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में, यानी कि जो कि आज का है यूपी, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी मुस्लिम लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। तो आगे देखते हैं। 40 के दशक के शुरुआती सालों में, जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही, ठीक, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीति बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के लिए कुछ खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। ठीक, तो आगे पढ़ेंगे कि कैसे भारत का विभाजन हो जाता है। पहले हम देख लेते हैं चित्र 21 है, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगी के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से ऐसे सारे मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे जो भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। जैसे आपने भी देखा, गफ्फार खान का नाम सामने आता है, और इसके पहले आपने पढ़ा है मौलाना अबुल कलाम के बारे में। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। तो अब क्या कर रही मुस्लिम लीग? पाकिस्तान जैसे क्षेत्र को अलग करने के लिए, पाकिस्तान जैसे क्षेत्र को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। याद रखेंगे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है,
तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा से अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो इस जिधर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का जो आनंद हमें मिल रहा था, उसके साथ साथ विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आ रहा था। ठीक है, यहाँ चित्र 12 दिया गया है जो कि हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। इस चित्र को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम अन्यत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। अफ्रीका में राष्ट्रवाद घाना का उदाहरण है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन की जबरन अधिग्रहण करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। तो अफ्रीका महाद्वीप में घाना एक ऐसा देश था जो स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना था। पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल पार्टी कर रही थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, जिनका नाम था कुआमे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभाएं बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य ना हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने में जो भी त्रुटियां आई हो उसे क्षमा करिएगा, और अभी ये चैनल नया है तो चैनल को सपोर्ट करें। तो कल हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का प्रश्नाभ्यास। तो मिलते हैं कल आपसे इसी अध्याय के प्रश्नाभ्यास के साथ। धन्यवाद।